शुक्ला में। धन्यवाद सुशील जी। नमस्ते। इस विद्या सभा में उपस्थित वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी माननीय लोगों को मेरा सादर अभिवादन। आज का हमारा विषय, जैसा आपने सुना, भारत भारती और उसका युग। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की, राष्ट्रकवि के नाम से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त जी की बहु प्रसिद्ध और बहु लोकप्रिय, जिसे कहें, बहु प्रशंसित कृति है। और इस कृति को लेकर के, इसके युग के विषय में चर्चा करते हुए इस विषय पर ध्यान जरूर चला जाता है कि आज इस युग में बैठ करके, एक लंबे कालखंड के बीत जाने के बाद इस युग में बैठकर हम भारत भारती के विषय में चर्चा करना क्यों आवश्यक समझ रहे हैं। आज के दिन के साथ एक सुखद संयोग है। कई बार मुझे लगता है कि मेरे साथ सुखद संयोग जुड़ जाते हैं। आज भी इस विषय के साथ एक सुखद संयोग ये जुड़ गया कि अभी अभी हम सबने, हमारे देश ने कोरोना काल की इस दुरवस्था के बीच भी बड़ी आत्मीयता और बड़े उल्लास से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया। और जब मैं भारत भारती को उलट पलट रही थी इस प्रक्रिया में, आज के व्याख्यान के संबंध में कुछ सोचते हुए, देखते हुए, तो मैंने देखा कि भारत भारती की रचना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही पूर्ण हुई थी। और मैथिली शरण गुप्त जी एक वैष्णव परंपरा में, वैष्णव व्यक्ति के शील, उनके उदात्त चिंतन से युक्त एक व्यक्ति, कवि, रचनाकार जब राष्ट्रीयता की भावनाओं से भरता है, तब जाकर के वो भारत भारती की रचना करता है। और इसमें ये संयोग है, लेकिन सुखद संयोग है कि एक और संयोग जुड़ता है कि भारत भारती की रचना का प्रारंभ उन्होंने रामनवमी के दिन से किया था। तो रामनवमी संवत 1968, रामनवमी के दिन संवत 1968 से वे भारत भारती की रचना का प्रारंभ करते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी संवत 1969 में जाकर के वे भारत भारती की रचना को पूर्ण करते हैं। तो स्वयं ही दो पुरुषोत्तम चरित्र भारतीय समाज के, बल्कि मुझे यह कहना ज्यादा उचित लगता है कि विश्व समाज के पुरुषोत्तम चरित्रों में अन्यतम चरित्र हैं श्री कृष्ण और श्री राम। इन दोनों चरित्रों के जन्म दिवस, अवतरण तिथि के बीच के कालखंड में एक कवि जब रचना कर रहा है, तो मैथिली शरण गुप्त जी, भारत भारती में ये बातें उभर करके सामने आती भी हैं कि वो राम के चरित्र की नैतिकता और उनके शौर्य, नैतिकता और शौर्य से प्रेरणा ग्रहण करते हैं और उस प्रेरणा को अपने शब्दों के माध्यम से भारतीय जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं। कृष्ण के चरित्र की कर्मठता और उनकी नीति, कृष्ण की नीति निपुणता उनके चरित्र की और कृष्ण की कर्मठता, ये इनको भी वो भारतीय समाज के जनमानस तक, भारतीय जनमानस के भीतर पूरी तरह से संचरित कर देना आवश्यक समझ रहे थे और वहां पहुंचाना चाहते थे। कभी कभी लगता है, और भारत भारती इस दृष्टि से एक बहुत विशिष्ट कृति है कि उसे जितनी लोकप्रियता उपलब्ध हुई, उतना ही उसे आलोचनाएं भी उतनी ही सहनी पड़ी, उस पर प्रहार भी उतने ही अधिक किए गए। और इसके बावजूद अपनी रचना दृष्टि और अपनी रचना के सृजनात्मक मूल्यों के बल पर वह कृति आज भी इस युग में आकर के भी पूरी तरह से प्रासंगिक बनी हुई है। और समय समय पर, बल्कि बीते काल के स्थान पर आज के समय में वह अपनी प्रासंगिकता को अधिक स्पष्ट रूप से और अधिक शक्ति के साथ प्रमाणित करती है। 1912 में, ईस्वी सन की दृष्टि से देखें तो 1912 में भारत भारती प्रकाशित हुई। प्रथम प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। 1912 से आज ये 108 वर्ष पूरे हुए हैं।
और भारतीय चूंकि मैथिली शरण गुप्त जी सांस्कृतिक सचेतनता से युक्त एक व्यक्तित्व रहे और भारतीय संस्कृति के दृष्टि में, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में 108 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। यह 108 की संख्या किसी भी मंत्र, किसी भी जप को मंत्र में परिणत कर देती है और किसी भी मंत्र को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करती है। मुझे ऐसा लगता है कि 108 वर्षों बाद जब हम आज भारत भारती को लेकर के इस पर बातचीत कर रहे हैं, तो या 108 वर्षों बाद आज कोई भी सामान्य पाठक यदि निष्पक्ष दृष्टि से और रचना के तत्व को समझने का प्रयत्न करते हुए भारत भारती को पढ़ता है, तो वह उस लक्ष्य तक पहुंचने की ओर अग्रसर होता है जिस लक्ष्य तक कवि का अभिप्रेत था उसे पहुंचाना, उन्हें पहुंचाना। एक सवाल मुझे आता है कि इतने वर्षों बाद भी जो रचना, जिस रचना पर विचार किया जा रहा है, जिस रचना पर उसे इतिवृत्तात्मक कहकर, बहुत ही गद्य शैली में लिखी हुई रचना कहकर, उसके काव्यात्मक सौंदर्य की कमी की ओर इंगित करके, जिस उसे सिर्फ अतीत का गायन बताकर नाना प्रकार से जिस रचना की आलोचनाएं की गई, इसके बावजूद इन सारे झंझावातों को झेल कर वह रचना फिर उभर कर सामने आई और उसने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। उस रचना में कुछ खास तो है, वह कुछ खास क्या है, उन्हीं को लेकर के कुछ दो चार बातें हम आज के दिन करें, क्योंकि वह इतने समय बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस आज के युग के लिए वह रचना और भी अधिक प्रासंगिक बन करके खड़ी हो गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन, बहुउद्धृत कथन है, फिर भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो ये कहते हैं कि दुर्वार काल स्रोत सबको बहा देगा, सुनहरे अक्षरों में छपी हुई पंक्तियां उस स्रोत के थपेड़ों को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं रखती। वही बचेगा जिसे मनुष्य के हृदय में आश्रय प्राप्त होगा। आज जब इतने वर्षों बाद हम भारत भारती पर बात करते हैं, भारत भारती की पंक्तियों को युवा वर्ग गुनगुनाता है या सुनाता है, कहता है, तो ये इस बात पर विश्वास करना बनता है कि भारत भारती को लोगों के हृदय में, मनुष्य के हृदय में, पाठकों के हृदय में आश्रय प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि से भारत भारती के बारे में एक पद बार बार चलता है, बहुत प्रचलित पद है कि भारत भारती अपने युग की प्रतिनिधि रचना है। युग की प्रतिनिधि रचना क्यों कही जाती है? क्योंकि भारत भारती में तत्कालीन युग, उसके समय का वह जो भारतीय समाज था, वह जो भारतीय युग है, वह पूरा भारत भारती में प्रतिबिंबित होता है, वह बोलता हुआ सुनाई पड़ता है। परंतु युग की प्रतिनिधि रचना के साथ साथ भारत भारती युग जीवी रचना है, युग जयी रचना है, युग जीवी से अधिक युग जयी रचना है और कालजयी रचना है। कोई भी रचना कैसे कालजयी रचना बन पाती है, किस प्रकार कालजयी रचना बनती है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी रचना की जो विशिष्ट रचना दृष्टि है और उसके भीतर अंतर्निहित विशिष्ट सृजन मूल्य, वह उस रचना को कालजयी बनाने में माध्यम की भूमिका निभाते हैं। भारत भारती की विशिष्ट रचना दृष्टि क्या है? भारत भारती की रचना गुप्त जी ने उद्बोधन के रूप में की है, भारतीय समाज को उद्बोधन देते हुए संबोधित किया है। पूरी भारत भारती पूरे काव्य में निरंतर वो संबोधित कर रहे हैं भारतीय जनता को, बहुत स्पष्ट रूप से ये स्वीकार किया है, उन्होंने स्वयं बताया भी है, और ये उद्बोधन के शिल्प में रची गई रचना है। भारत भारती की प्रस्तावना में वो इस बात को स्वीकार करते हैं, बताते हैं कि उन्होंने पूर्व दर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि भारत प्राचीन युग में बहुत श्रेष्ठ था लेकिन अब नहीं रह गया। इसे उन्होंने कुछ छोटी सी कविता के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसे सुनकर एक महाराजा ने
उससे प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे आग्रह किया। और इसके साथ साथ तत्कालीन समय में हिंदी के प्रति सन्नद्ध, हिंदी के विकास और हिंदी के स्वरूप निर्माण को लेकर निरंतर लगे हुए विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, और उनका हिंदी के विकास में उनकी जो भूमिका है, जिसे बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी गुप्त जी से यह आग्रह किया, क्योंकि आप इस बात पर ध्यान दें, आपको ध्यान रहना चाहिए कि जिस समय मैथिली शरण गुप्त भारत भारती की रचना कर रहे हैं, उस समय हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना का वह प्रारंभिक दौर था, और खड़ी बोली हिंदी काव्य रचना की दृष्टि से बहुत सधी हुई नहीं थी। गुप्त जी के पास खड़ी बोली हिंदी में रचित रचनाओं की कोई लंबी परंपरा नहीं उपलब्ध थी, बल्कि एक और वह भारतीय जनता को संबोधित करते हुए कुछ बातें कहना चाहते थे, दूसरी ओर खड़ी बोली हिंदी में कविता रचते हुए कहना चाहते थे। इन दोनों उद्देश्यों को मिला करके भारत भारती की रचना पूर्ण हुई, जिस पर हाल ही के मुसद्दस का भी एक, क्योंकि मुसद्दस ने मुसलमान समुदाय की उन्नति के लिए, मुसलमान समुदाय में आई हुई जकड़न को दूर करने के लिए उनको संबोधित करते हुए बहुत सी बातें कही थी मुसद्दस के अंतर्गत। और तब बहुत से विचारकों ने इस बात, और ये कोई संकीर्ण बात नहीं थी, ये कोई सांप्रदायिक बात भी नहीं थी, क्योंकि हम जो नवजागरण काल के दौर का भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, वो ये जानते हैं कि समाज के भीतर बसी हुई कुरीतियों को और दुर्वृत्तियों को दूर करने के लिए तत्कालीन समाज में अनेक समाज सुधारक, अनेक समाज सुधार के आंदोलन नाना रूपों में प्रयत्न कर रहे थे। तो ये हाल ही ने मुसद्दस लिखा और उसी की तर्ज पर गुप्त जी ने भारत भारती की रचना की। तो इसकी जो मूल रचना दृष्टि थी और उसका उद्देश्य था उद्बोधन देना, भारतीय जनमानस को उद्बोधन देना। परंतु इस भारत भारती का जो सृजनात्मक मूल्य है, सृजनात्मक जीवन मूल्य है, वह है सांस्कृतिक सचेतनता की वृद्धि करना। भारतीय जनमानस के बीच जो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत पिछड़ती चली जा रही थी, और पिछड़ने के अनेक कारण थे। गुप्त जी ने इस बात का अनुभव किया कि पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से, और शिक्षा के प्रभाव से अधिक इसे कहना चाहिए पाश्चात्य षड्यंत्र के प्रभाव से, क्योंकि आज हमारे पास इस तरह के तथ्य उपलब्ध हैं, जब हम जानते हैं कि अंग्रेज जाति स्वयं यह जानती थी कि भारतीय विद्या बुद्धि में, ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता को बार बार ये बताया कि तुम लोग पिछड़े हुए हो, तुम तो सपेरों के देश में रहने वाले लोग हो, तुम्हारी विद्या बुद्धि बहुत पिछड़ी हुई है। ये तरह तरह की बातें कहकर वो भारतीय जनता को, जिस उनके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाना उनका मूल लक्ष्य था, ताकि भारतीय समाज अपने आत्मसम्मान को खोकर हीन भावना से ग्रस्त हो जाए। और अगर कोई जाति हीन भावना से, अगर कोई देश हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है, अपने प्रति गर्व का बोध, अपनी शक्तियों का बोध उसे नहीं रहता, तो उस पर शासन करना, उसे गुलाम बना लेना बहुत सरल हो सकता है, सरल होता ही है। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने इस बात का अनुभव किया था कि ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय हो सकता है अपने देश की जनता के मन में इस बात का विश्वास जगाना, उसे अपनी संस्कृति के प्रति गौरव बोध से परिपूर्ण करना। जैसे आज हम सब जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान नाना प्रकार की व्याधियां, नाना प्रकार की शारीरिक जो असुविधाएं आ रही हैं, उनके साथ साथ एक बड़ी असुविधा है मानसिक दृष्टि से अवसाद से भरना। और इसीलिए मानसिक चिकित्सक और अन्य सभी लोग इस बात के प्रयत्न में लगे हैं, सभी चिंतक, कि मनुष्य के मन को उत्फुल्ल रखने का प्रयास किया जाए, उसे हीनता से बाहर निकाला जाए। मैथिली शरण गुप्त मनुष्य से हट करके पूरे देश, पूरे राष्ट्र के मन के अवसाद का एक उपाय निकाल रहे थे भारत भारती के माध्यम से। तो ये और इस उपाय के संबंध में उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि सांस्कृतिक सचेतनता एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, एक बहुत बड़ा औजार है देश की जनता को
पुनः हीनता के गड्ढे में गिरती जा रही जनता को अपने प्रति हीन भाव, अपने स्वयं को कमजोर समझना, और जब किसी देश के निवासी स्वयं को कमजोर समझते हैं और स्वयं के प्रति निरीह और हीनता से ग्रस्त होते हैं, तो वो अनुकरण करते हैं। और अनुकरण प्रायः बाहरी विषयों का अनुकरण होता है, उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा, उनका चाल चलन, उनका तरीका, इसी का अनुकरण करते हैं। और इस अनुकरण के क्रम में वे अपनी स्वाभाविक क्षमताओं से हीन हो जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त इसलिए भारत भारती के अंतर्गत सांस्कृतिक सचेतनता जगाना चाहते हैं। उनका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। वो ये कहते हैं, संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध ना हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। कवि का स्वयं का साक्ष्य है इस बात के लिए कि उन्होंने इसी उत्साह के लिए, इसी सांस्कृतिक सचेतनता को जगाने के लिए कविता को साधन के रूप में कविता का उपयोग किया। और मैथिली शरण गुप्त इस बात को स्वीकार भी करते थे। भारत भारती में भी अन्यत्र उन्होंने कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त जब कवि का कर्म और कवि का दायित्व मान करके भारत भारती की रचना करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसकी रचना दृष्टि और उसके जीवन मूल्यों में वे उन सब गहरे चिंतन, उन सब गहरे विचारों को अनुस्यूत करने की कोशिश करते हैं जो किसी देश की जनता के विचार को और उस देश की जनता के उत्साह को बढ़ाने का प्रयत्न कर सके। आज जब हम भारत भारती के बारे में सोचते हैं तो कई बार हिंदी साहित्य में कई बार इस प्रश्न को लेकर चर्चा की जाती है, इस प्रश्न पर चिंतन किया जाता है कि क्या कारण है कि हिंदी साहित्य हिंदी भाषी जनता के बीच उस प्रकार लोकप्रिय नहीं हो रहा है जिस प्रकार अन्य कई समाजों में, खासकर हम बंगाल में रहते हैं। तो बंगाल में रहने पर इस बात की हम लोग बार-बार हम इस बात को लेकर विचार करते हैं कि बांग्ला भाषी समाज में साहित्य और साहित्यकार सामान्य जनता के बीच भी पहचाने जाते हैं, उनकी पंक्तियां पढ़ी जाती हैं, कही जाती हैं, गाई जाती हैं। हिंदी समाज के बीच इस प्रकार का दृश्य कम दिखाई पड़ता है। परंतु भारत भारती को इस बात का मैं तो सोचती हूँ भारत भारती में वो क्षमता थी कि भारत भारती की पंक्तियां मंगलाचरण में वो जब जिन पंक्तियों का उन्होंने उल्लेख किया है, वह पंक्तियां उस युग में अनेक स्कूलों में, अनेक विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में विद्यार्थियों को याद करवाई जाती थी। हमने अपने बचपन में जब हम कविताओं की अंताक्षरी किया करते थे, उस समय हमने इन पंक्तियों को बिल्कुल बचपन में, शायद 3-4 साल या 5 साल जब की उम्र में पहले कविता याद हुई होगी, तब याद किया था। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। तो गुप्त जी की भारत भारती को ये गौरव प्राप्त है कि उनकी पंक्तियों को प्रार्थना के रूप में विद्यालयों में गवाया गया। ये पंक्तियां प्रभात फेरियों में, चूंकि स्वाधीनता के आंदोलन का दौर था, और हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अपने युग में भारत भारती ने स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाने में साहित्यिक दृष्टि से बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि ये पंक्तियां प्रभात फेरियों में गाई जाती थी। ये पंक्तियां उस समय के जो नेता होते थे, जो प्रभावी वक्ता होते थे, वे इन पंक्तियों का उपयोग किया करते थे। और इसके पीछे एक बड़ा, कविता के भीतर की आंतरिक शक्ति तो थी, इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा कारण इसके शिल्प में भी था कि इस कृति की जो सहज लयात्मकता है,
वह बहुत स्वाभाविक रूप से इस कृति को वाचिक परंपरा से जुड़ने में सहायता देती है, और वाचिक परंपरा से जुड़ने के बाद ही तो कहना थोड़ा अधिक है, लेकिन जब कोई कृति वाचिक परंपरा से जुड़ जाती है तो वह दीर्घजीवी बनती है और वह लंबे समय तक याद की जाती है, पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है। इसके अतिरिक्त सिर्फ याद की जाती ही नहीं, बल्कि भारत भारती वाचिक परंपरा से जब जुड़ती है वाचिक परंपरा से, तो वह स्वाधीनता आंदोलन में एक साहित्यकार के रूप में साहित्यकार की भूमिका को भी स्पष्ट करती है। जैसे कोई फौजी सेना में जाकर के लड़कर अपनी भूमिका निभाता है, वैसे ही कोई साहित्यकार जब उद्देश्य के साथ उद्देश्यपूर्ण रचना करता है और जनमानस को सचेतन बनाता है, वह साहित्यकार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा होता है। तो यही कारण है कि भारत भारती का प्रभाव, आज हम सोचते हैं जो व्यक्ति हिंदी के शिक्षण से, हिंदी के पठन पाठन से जुड़े हुए हैं, उनके अतिरिक्त का जो हिंदी भाषी समुदाय है, कोई व्यवसायी है, कोई खेती करने वाला है, कोई मजदूर हो सकता है, कोई अन्य प्रकार की आजीविका में लगा हो सकता है, ये सारे समुदाय हिंदी साहित्य से खास जुड़े हुए नहीं रहते। परंतु भारत भारती ऐसी कृति थी जिसे दुकान वाला, कोई दुकान पर बैठा व्यक्ति भी उसकी पंक्तियां सुनाता था, सामान्य जनता, किसान अपने खेतों में उन पंक्तियों को लेकर के उनसे प्रेरणा पाते थे। तो ये इस रचना की अपने युग की नब्ज को पहचानने की बहुत बड़ी क्षमता का सूचक तथ्य है। एक और चीज है भारत भारती के अंतर्गत, एक और विषय की चर्चा मैं करना चाहती हूँ कि भारत भारती जिस समय रची गई, उस समय पूरे हिंदी भाषी समाज में जितना बड़ा, जिसे रामविलास शर्मा हिंदी जाति का क्षेत्र कहते हैं, और सामान्य तौर पर जो हिंदी जाति का समुदाय है, पूरा क्षेत्र भौगोलिक प्रदेश है भारत का, पूरे भौगोलिक प्रदेश में नवजागरण का आंदोलन चलाने में सबसे बड़ी भूमिका उस समय आर्य समाज के आंदोलन की थी। दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज के जो विचार थे, जो उनके द्वारा उपस्थित किए जा रहे विषय थे, क्योंकि उन्होंने समाज की करीब करीब सभी रूढ़ियों को छेड़ा था, सभी रूढ़ियों पर प्रहार किया था, और आर्य समाज का आंदोलन उस कालखंड में समस्त प्रबुद्ध लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था। तो दयानंद सरस्वती की जो तार्किकता थी, उनकी जो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा पर पूरा विश्वास रखते हुए उसे तार्किक दृष्टि से स्पष्ट करना, उसे तर्क के साथ अपने वक्तव्यों में उपस्थित करना, बल्कि यही कारण था कि बाद के दौर में दिनकर ने अपनी संस्कृति के 4 अध्याय की रचना करते हुए आर्य समाज को हिंदू जाति की खड्गधर भुजा का नाम दिया। क्योंकि जब सिर्फ अंग्रेज ही नहीं बल्कि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करके तैयार हुआ जो प्रबुद्ध वर्ग था, वह प्रबुद्ध वर्ग जब भारतीय जनता को हीनता के गर्त में ढकेलने की कोशिश कर रहा था, और जो समाज सुधार आंदोलन, भारत के जो समाज सुधार आंदोलन थे, चाहे वो प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, अन्य जितने भी समाज थे, वो सब पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित हो करके उसके बाद भारतीय समाज के सुधार में आगे बढ़ रहे थे। परंतु दयानंद सरस्वती का आर्य समाज आंदोलन और रामकृष्ण परमहंस का अपना आध्यात्मिक सचेतनता का वर्ग, ये दो ऐसे मुख्य समाज सुधारक कहूं, ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के आधार पर अपनी वैज्ञानिकता या तार्किकता को नहीं खड़ा किया, बल्कि भारतीय शिक्षा और भारतीय परंपरा, भारतीय वांग्मय परंपरा को पूरा आत्मसात करके और तब अपनी तार्किकता और वैज्ञानिकता की तलवार तैयार की थी। यही कारण है कि मैथिली शरण गुप्त भारत भारती में जिन विषयों को लेते हैं और उन पर जिस ढंग से विचार करते हैं, वह नवजागरण के सभी विषयों को छूते हुए चलता है। नवजागरण के सभी विषयों पर
उंगली रखता है नवजागरण के सभी विषयों, चाहे वो छुआछूत का विषय है, चाहे वो जाति पाति के ऊंच नीच के भेदभाव का विषय है, चाहे वो स्त्री जाति की पराधीनता और दुर्वस्था का विषय है, जिस भी प्रकार के विषय हैं, इन सब विषयों पर आर्य समाज के चिंतन को बहुत ही सुंदर और तार्किक और आगे बढ़ाते हुए मैथिली शरण गुप्त अपनी भारत भारती में सभी विषयों पर विचार करते हैं। और इसीलिए ऐसा लगता है कि भारत भारती तत्कालीन युग की प्रतिनिधि रचना सहज रूप से कही जा सकती है। मुझे बहुत इस भारत भारती की रचना करते हुए कवि ने इसे 3 खंडों में बांटकर रचा है। अतीत खंड है, वर्तमान खंड है और उसके बाद भविष्यत खंड है। अतीत खंड में कवि ने भारतीय इतिहास को तार्किक दृष्टि से उपस्थित किया। भारतीय इतिहास के संबंध में थोड़ा विषय से अलग तो है, लेकिन ध्यान में आया तो एक बात आपके सामने रखना चाहती हूँ कि उस भारतीय हम लोग बार बार कहते हैं, ये बार बार चला कहा जाने वाला पदबंध है कि किसी भी समाज की साहित्य से उस समाज की संस्कृति का पता चलता है। तो भारतीय समाज के बारे में पाश्चात्य जगत को जब अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग जब यह बता रहे थे कि भारत पिछड़े हुए लोगों का समुदाय है, ये कैसे देखने में भी गोरे नहीं हैं, ये ऊपरी शरीर के हिस्से को खाली रखते हैं, ये वस्त्र विन्यास में विशेष सुरुचिपूर्ण नहीं है, इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति, सब कुछ जब पिछड़ा लोग बता रहे थे, ऐसे समय में भारतीय साहित्य में से अभिज्ञान शाकुंतलम को देखकर गोइथे जैसा दार्शनिक इस बात को, जब वो अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ते हैं तो वो गोइथे ये कहते हैं कि जिस देश में अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी साहित्यिक कृति की रचना हो सकती है, उस देश को मैं सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि यूनानी नाटक, जो नाटकों में जहां करुणा और त्रासदी को लेकर के बहुत कुछ चर्चा चलती रहती थी, चर्चा चल रही थी, वहां त्रासदी उत्पन्न करने के जो साधन बनते हैं, वो साधन प्रायः रक्तपात है, युद्ध है, षड्यंत्र है। परंतु अभिज्ञान शाकुंतलम में त्रासदी तो उत्पन्न होती है, त्रासदी से अधिक करुणा उत्पन्न होती है, विडंबना उत्पन्न होती है, परंतु कहीं कोई रक्तपात नहीं होता। आज इस बात का अवकाश नहीं है कि मैं आपसे अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में विस्तार से कुछ कह सकूं, परंतु मैं सोचती हूँ कि भारत के प्रबुद्ध वर्ग को इस प्रकार के क्लासिक साहित्य के विषय में जरूर जानकर भी रखना चाहिए। भारत भारती भी उसी प्रकार की कोटि में आती है जिसको लेकर के आज हम बातचीत कर रहे हैं। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जब भारत भारती में पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बौद्धिकों द्वारा बताए जा रहे इतिहास से भिन्न भारतीय परंपरा के द्वारा उपलब्ध भारतीय सारस्वत परंपरा से पाए हुए इतिहास से तथ्यों को उठाकर रखते हैं, तो वो सामान्य जनमानस के मन में इस बात का विश्वास जगाते हैं कि जिस इतिहास को आपको बताया गया है, उस इतिहास से इतर आपका एक भिन्न इतिहास है। और भारत भारती में एक बड़ी खूबी ये है, गुप्त जी संभवतः इस बात को समझ पा रहे थे कि उनकी कही हुई बातों से बाद में उनसे प्रमाण मांगे जाएंगे। और कितनी बड़ी विडंबना है कि ये प्रमाण अंग्रेजों ने तो मांगे या नहीं मांगे, परंतु भारतीय समाज ने ही, भारतीय समाज के ही पाश्चात्य दृष्टि संपन्न आलोचकों ने, पाश्चात्य दृष्टि संपन्न विद्वानों ने इन तथ्यों के प्रमाण मांगे गुप्त जी से। इसलिए भारत भारती रचते हुए, जैसे आज हम लोग शोध पत्र लिखते हैं तो निरंतर उद्धरण देते चलते हैं, फुटनोट लिख करके उद्धरण देते हैं, भारत भारती में गुप्त जी इसी प्रकार से अपने द्वारा प्रयुक्त हर तथ्य को उद्धरण से सिद्ध करते चले हैं। उन्होंने सभी इतिहास से तरह तरह के तथ्यों को लेकर फुटनोट के रूप में वो उद्धरण लगातार दिए हैं। तो भारत भारती इस दृष्टि से अगर हम देखें तो
उन्होंने अपनी रचना दृष्टि के प्रति और अपने उद्देश्य के प्रति एक सचेतन रचनाकार द्वारा रची गई रचना है। वो निरंतर सचेतन रहे कि जो कह रहे हैं उसका क्या परिणाम होने वाला है और वह परिणाम सकारात्मक हो और गंतव्य तक पहुंचाने वाला हो। इस उद्देश्य को सामने रखकर उन्होंने निरंतर इसकी रचना की। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के बाद जो आलोचना का कालखंड आया, जिस कालखंड में भौतिकतावादी चिंतन का प्रभाव बढ़ा, उस कालखंड में गुप्त जी पर इस भारत भारती को लेकर विशेष तौर से उनकी आलोचना की गई कि उन्होंने भारत भारती में सिर्फ अतीत का गुणगान किया है। उन्होंने अतीत खंड को बहुत लंबा स्थान दिया है, बहुत बड़ा स्थान दिया है, और अतीत खंड में उन्होंने बहुत कुछ लिखा इतिहास का परिचय देते हुए। क्योंकि तो ये प्रश्न मुझे कई बार लगता है कि जब किसी रचनाकार का अभिप्रेत ही यही है, जब किसी रचनाकार का उद्देश्य ही यही है कि उसे, जैसे एक मानसिक रूप से अवसादग्रस्त व्यक्ति के इलाज के दौरान उसे पूर्व स्मृतियों में ले जाया जाता है और उन पूर्व स्मृतियों के बाद उनका विश्लेषण करके, उनका संश्लेषण करते हुए उसके उपचार की व्यवस्था की जाती है, इसी प्रकार यदि किसी देश की समन्वित मानसिकता को अवसाद से बाहर निकालना है, किसी देश की समन्वित मानसिकता को निराशा से बाहर निकालना है, तो उन्होंने इस उद्देश्य से अतीत का गुणगान किया है। ये सच है, अतीत का गुणगान किया है, परंतु यह भारत भारती की पहचान है, यह भारत भारती की कमी नहीं है, यह भारत भारती की विशेषता है, यह भारत भारती की त्रुटि नहीं है। तो जब उनका उद्देश्य यही रहा है, तो इस प्रकार वो भारत भारती, क्योंकि उन्होंने सांस्कृतिक पुनर्निर्माण और सचेतनता के द्वारा देश की जनता में आत्मगौरव उत्पन्न करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ पाश्चात्य षड्यंत्र को उजागर करके उनके द्वारा किए जा रहे प्रहार को रोकने का प्रयत्न किया, क्योंकि जब तक जनता के मन में अपने आत्मगौरव और अपनी विजय का विश्वास, वर्तमान खंड में वो अपने तत्काल की वर्तमान समय की दुर्वस्था का परिचय भी देते हैं, अतीत खंड में इतिहास के गौरवमय पक्षों का उल्लेख करते हुए वो वर्तमान खंड में आते हैं और वर्तमान खंड में उस युग के समय के भारतीय समाज की दुर्दशा का परिचय देते हैं। उस युग के वर्तमान भारतीय समाज की दुर्दशा का परिचय देते हुए जब हम उस दुर्दशा को पढ़ते हैं, उस दुर्दशा का परिचय जो भारत भारती में उपलब्ध है उसे हम पढ़ते हैं, तो कई बार मन इस बात पर दुखी होता है कि रचनाकारों ने जिस कल्पना को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर अपनी रचनाएं रची थी और समाज में जिन सकारात्मक परिवर्तनों की कामना की थी, वो सकारात्मक परिवर्तन समाज में उस दृष्टि से शायद हो नहीं पाए। वर्तमान खंड में उन्होंने भारतीय समाज के सभी वर्गों पर विचार किया। मुझे कई बार उनके चिंतन की व्यापकता को देखकर आश्चर्य होता है कि उन्होंने समाज के छोटे छोटे खंडों को लेकर, हम सब जानते हैं निराला की कविता, भिक्षुक नाम से निराला जी की कविता बहुचर्चित, बहुप्रसिद्ध है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, इत्यादि। परंतु गुप्त जी ने भी भिक्षुक को भिखारी के नाम से वर्तमान दुर्दशा का जब वो वर्णन कर रहे हैं, जहां वो कृषकों का वर्णन करते हैं, जहां वो भिखारियों का वर्णन करते हैं, जहां वो स्त्री समुदाय का वर्णन करते हैं, व्यवसायियों का वर्णन करते हैं, सबको अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत सबकी दुर्दशा का वर्णन करते हैं। भिखारी कविता, भिखारी के विषय में कही गई 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है, निकले हुए हैं दांत बाहर नेत्र भीतर हैं धसे, किन शुष्क आंतों में
न जाने प्राण उनके हैं फंसे। तो ये जो भिक्षुक पर सोचना, तत्कालीन युग, नवजागरण का युग, नवजागरण के युग में स्त्री चिंतन को लेकर, आज वो स्त्री विमर्श का दौर नहीं था, लेकिन और स्त्री की दुर्दशा के कारण समाज के अंग के रूप में स्त्री को आगे बढ़ाना, स्त्री शिक्षा के लिए प्रयत्न करना, ये सब चर्चा के विषय थे। इनको लेकर प्रयास किए जा रहे थे, परंतु जिसे आज हम स्त्री विमर्श के रूप में जानते हैं वह उस समय का विषय नहीं था। और नवजागरण काल के स्त्री चिंतन की अपनी अनेक सीमाएं थीं, लेकिन मैंने जब ये देखा कि स्त्री के विषय में सबसे बड़ी बात किसी रचनाकार की संवेदनशीलता की ये हो सकती है कि वह स्त्री के हृदय को किस प्रकार महसूस करने का प्रयत्न करता है। स्त्री के संबंध में बात करते हुए जैसे मुझे कई बार लगता है कि तुलसी जब अपने पार्वती की माता के पात्र से ये कहलवाते हैं कि कतविधि सृजी नारी जगमाही, कतविधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सुख सपने हो नाही। मुझे लगता है कि तुलसी जैसा व्यक्ति सचमुच स्त्री के मन के दर्द की जो प्रमुख नब्ज है, जो पराधीनता है, आजीवन किसी न किसी के अधीन रहने की जो एक दर्द है, वहां तक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तुलसी जैसे रचनाकार। गुप्त जी भी इसी प्रकार। हम सब जब लोकगीतों की चर्चा करते हैं, लोकगीतों पर लेख पढ़ते हैं, लोकगीतों बार बार जाता गीत, स्त्रियों के द्वारा चक्की पीसते हुए, जाता चलाते हुए जो गीत गाए जाते हैं, उनका उल्लेख आता है और बड़े नाना रूपों में उसकी चर्चा होती। परंतु गुप्त जी इस जाता गीत के बारे में किस प्रकार से महसूस करते हैं, वो 4 पंक्तियों में कहते हैं भारत भारती में, कुछ रात रहते जाग कर चक्की चलाने बैठती। स्त्रियों की दुर्दशा का चित्रण है। कुछ रात रहते जाग कर चक्की चलाने बैठती, हम सच कहेंगे उस समय वे गीत गाने बैठती। पर क्या कहें, उस गीत से क्या लाभ पाने बैठती, वे सुख बुलाने बैठती या दुख भुलाने बैठती। ये जो आखिरी पंक्ति है, स्त्री जाता पीसते हुए गीत गा रही है, तो उस गीत के भीतर दर्द को महसूस करके इस बात का अनुभव करना कि जो समाज ही इतना पिछड़ा हुआ है, जो समाज आर्थिक दृष्टि से विपन्न है, जिस समाज पर एक के बाद एक व्याधियां आ रही हैं, दुर्भिक्ष आ रहे हैं, जिस समाज में ये सारा दर्द है, उस समाज में स्त्री जाता पीसते हुए जो गीत गाएगी, उस गीत में कोई सुख नहीं है, बल्कि वह गीत दुख भुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। तो इस प्रकार की संवेदनाओं को किसी भी प्रकार के रोमांटिक भाव बोध से भिन्न स्त्री के दर्द को महसूस करके लिखना मेरी दृष्टि में गुप्त जी के काव्यत्व को, उनके व्यक्तित्व को बहुत बड़ा बना जाता है। ये लगता है कि इस रचना की विलक्षण अद्वितीयता और इसकी अजस्र तरलता समाज के सभी वर्गों के साथ उसके भाव में भी जुड़ करके चले जाना, उसके भाव के साथ संयुक्त हो जाना, यह इस रचना को तरल रचना तरल, इसकी तरलता इस रचना की बहुत बड़ी शक्ति है। इसके बाद वो भविष्य खंड में आते हैं, जो कि उद्बोधन है, समाज के लिए उद्बोधन है। स्वाभाविक है कि जब इस रचना जब वो समाज को सीधे सीधे संबोधित कर रहे हैं, उस समय उनकी भाषा में वह ओज गुण प्राप्त होता है। इस ओज गुण से प्रभावित होकर उस काल की जनता ने इसे अपने गले का कंठहार, इसे अपना कंठहार बनाया था, क्योंकि उद्बोधन को तो ओज गुण से युक्त होना ही चाहिए। एक उद्बोधन की कृति में हम काव्य शास्त्रीय सौंदर्य और लावण्य की अपेक्षा उसकी अभिनय की शक्ति उसकी शक्ति है, और उस ओज गुण के साथ वह रचना लोगों तक पहुंचती है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ती है। अपने युग का पूरा वर्णन करते हुए कवि
भविष्य के बारे में जब स्वप्न देखने से अधिक भविष्य को प्राप्त करने के लिए, सुनहले भविष्य को प्राप्त करने के लिए उसी थकी हारी जनता को उठाकर खड़ा करने का प्रयास करते हैं, उसी थकी हारी जनता को लड़ने के लिए तैयार करवा देते हैं और उस जनता के हाथों में उसकी आत्मशक्ति, उसका आत्मगौरव की शक्ति, इन शक्तियों से उसको लैस करने का प्रयास करते हैं। आज जब हम भारत भारती के विषय में सोचते हैं तो मुझे ये लगता है कि आज भारत भारती क्यों पढ़ी जाए, हमारी नई पीढ़ी किन मूल्यों, क्योंकि आज तो हम स्वतंत्र हैं, अब हमारे पास, हम औपनिवेशिक साम्राज्य के दास नहीं है, अंग्रेजों से इतर हमारे अपने देश का शासन है, परंतु भारत भारती में व्यक्त विषय आज भी वैसे ही हैं और आज भी उन्हें परिवर्तित करने की उतनी ही आवश्यकता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि क्यों इसकी जरूरत है, आज क्यों इसको पढ़ा जाए। मुझे यह कहने में कोई बहुत संकोच नहीं है कि 20वीं शताब्दी के दौरान पूरे विश्व ने समानता पर आधारित जिस भौतिकतावादी विचारधारा में अपनी मुक्ति को तलाशा था, अपनी मुक्ति के स्वप्न को देखा था और उसे ही गंतव्य मानकर उसी की ओर बढ़ने का प्रयास किया था, आज उसकी सीमाएं बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। अब यह समझ में आ रहा है कि भौतिकतावादी विकास की अवधारणा, भौतिकतावादी चिंतन, कोई भी भौतिकतावादी चिंतन जो है वह पूंजीवादी मानसिकता के साथ मिल करके जिस उपभोक्तावादी सभ्यता का निर्माण करता है, वह उपभोक्तावादी सभ्यता आज के जैसे ही अमानुष तैयार करती है। साहित्य का लक्ष्य मनुष्य का निर्माण होता है, परंतु भौतिकतावादी विचार, भौतिकतावादी विकास और पूंजीवादी चिंतन ये मिल करके एक इस प्रकार का एक रूप तैयार करते हैं जहां ये ऐसा ही समाज है जिस प्रकार का समाज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं और उसके दंश से पीड़ा का अनुभव भी कर रहे हैं, जहां मानवीय संवेदनाएं निरंतर छीजती चली जाती दिखाई पड़ती हैं, जहां सब कुछ पढ़ने में बदल जाता दिखता है, जहां हर चीज को खरीदा जा सकता है, हर प्रकार के विषय को बेचा जा सकता है। अभी इसके पहले की कक्षा में हमने सुना अंधेर नगरी में सब कुछ बेचा जा रहा था। आज के समाज में भी हर भाव, हर मूल्य विज्ञापन के रूप में बिकने को तैयार है और एक अंधी प्रतियोगिता में दौड़ता व्यक्ति मशीन के रूप में बदलता चला जा रहा है, पत्थर होकर अमानुष होता चला जा रहा है। ऐसे समय में आप एक छोटा सा उदाहरण सोचें, अगर अपने आसपास के समाज को ध्यान में रखते हुए, जब मैं बार बार कह रही हूं भौतिकतावादी मानसिकता, तो भौतिकता को ही जीवन का प्रमुख मानने वाली मानसिकता किस प्रकार संकुचित हो सकती है। कोरोना के इस दौर में हम सबने देखा, बार बार सबको समझाया जा रहा है कि यह संक्रामक व्याधि है और किसी के पास ना जाएं, दूर रहें, छुए नहीं, लेकिन यह संक्रामक व्याधि, इस संक्रामक व्याधि का संक्रमण हमारी हार्दिक संवेदनाओं तक कैसे हो गया है। समाचारों में ये बार बार आता है, अखबारों में आता है बार बार कि कोई अपने पड़ोस के बीच का कोई व्यक्ति देहांत के बाद लाश पड़ी रह जाती है और कोई सहायता करने, उसके साथ मदद करने के लिए नहीं आता, संक्रमण के भय से। संवेदनाओं में होता जा रहा यह संक्रमण, इसने हमें इतना भयभीत कर रखा है, जबकि भौतिकता से इतर एक और विचार होता है, जहां आध्यात्मिकता शब्द का प्रयोग मैं करना चाहती हूँ। कोरोना काल में ही इस प्रकार के भी बहुत से मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, बहुत से लोग दिखाई पड़ते हैं जो यह जानने के बावजूद कि संक्रामक व्याधि है, परंतु अपनी मनुष्यता को जिंदा बचाए रखते हुए वे कोरोना से पीड़ित समुदायों के बीच समुचित उपाय के साथ जाते हैं, लेकिन जाकर उनके लिए दाना पानी ले जाते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और ऐसे व्यक्ति
ज्यादा बड़े व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हीनता ग्रंथि या अवसाद से मुक्त होते हैं। और संक्रमण के लिए सिर्फ, तो मैं इसलिए ये जो भौतिकतावादी विचारधारा ने जिस प्रकार पूरे समाज को बाजार के रूप में बदला, सबकी मानसिकता को उपभोक्तावादी मानसिकता में बदला, इसके बरक्स हमें ये देखना होगा कि ऐसे युग में रहते हुए भारत भारती जिन जीवन मूल्यों, जिन सृजनात्मक मूल्यों की वकालत कर रही है, वो सृजनात्मक मूल्य आज हमारे किस प्रकार काम आ सकते हैं। मुझे लगता है कि आज हमारा देश फिर से एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में कदम बढ़ा चुका है, और यह वह दौर है जब सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में बढ़ते हुए देश में जड़ भौतिकतावादी मानसिकताएं और जड़ भौतिकतावादी विचारधाराएं सिमटने को बाध्य हो रही हैं। और इसके लिए जितने भी विचारक हुए, आप चाहे गांधी को देखें, चाहे रविंद्रनाथ को देखें, स्वामी दयानंद हैं, श्री अरविंद हैं, प्रेमचंद तक, सबने यही कहा कि भौतिकतावाद के जड़ तत्वों से संसार का कल्याण नहीं हो सकता, बल्कि इसमें आध्यात्मिकता की स्फूर्ति डालनी ही पड़ेगी। आध्यात्मिकता की स्फूर्ति के माध्यम से युग में परिवर्तन हो सकता है। 1912 में भारत भारती की रचना करते हुए मैथिली शरण गुप्त इस बात का अनुभव कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने इस रचना में जिन मूल्यों की चर्चा की है, जिन मूल्यों का बार बार उल्लेख किया है, वो ये कहते हैं कि सत्य और शील पर टिके हुए समाज की रचना करना, यह भारत भारती के रचनाकार के भविष्य का स्वप्न है। सत्य और शील पर टिका हुआ समाज जिसका आचरण न्याय और सदाचार पर आधारित होगा। भारत भारती आज इसलिए पढ़े जाने की जरूरत है कि वह निष्क्रियता से कर्मठता की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भारत भारती में मैंने ये सोचा था कि यदि मेरे पास समय रहता तो मैं शिक्षा के विषय में, भारत भारती में शिक्षा को लेकर जो बातें, जो चर्चा की गई है, वह अपने आप पूरे एक विस्तृत विवेचन की मांग करती है। शिक्षा को लेकर उन्होंने इस बात पर बार बार सवाल उठाया है कि शिक्षा अगर चाकर ही तैयार करती है, शिक्षा के माध्यम से हम पढ़ लिख करके ब्रिटेन चले जाते हैं, क्योंकि उस समय की रचना है तो वो ब्रिटेन की बात करते हैं, हम पढ़ लिख कर ब्रिटेन चले जाते हैं और अपने देश के किसी काम नहीं आते, तो हमारी शिक्षा व्यर्थ है। वह आप सोच कर देखें कि आज हमारा जो सबसे अच्छा मस्तिष्क है हमारे देश और समाज का, जो सबसे अच्छे संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करता है, वह शिक्षा प्राप्त करके और उसके कदम पढ़ाई पूरी होने के पहले विदेश में कहीं ना कहीं टिकने को पहले से उठ चुके होते हैं। शिक्षा के संपूर्ण परिवर्तन की, शिक्षा के उद्देश्य इत्यादि को लेकर भारत भारती में लंबा विस्तृत विवेचन किया गया है। आज मैं उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं देख रही हूं मेरा समय समाप्त हो रहा है, और मैं सिर्फ अंत में आते हुए कुछ आखिर में आकर के शिक्षा के विषय में ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इस तथ्य की ओर इशारा करना चाहती हूँ कि गुप्त जी ये सोचते थे, ये कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना या सिर्फ किसी दूसरे के यहाँ, जैसे आज के शब्दों में हम कहें तो नौकरी करना, सर्विस करना, चाकरी करना, वो चाहे जितनी भी बड़ी संख्या में आपको वेतनमान के साथ उपलब्ध होती हो, परंतु अंततः वह चाकरी ही कहलाती है। और उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान जैसी मानसिकता वाले देश से आए हुए गुप्त जी इस बात पर विश्वास भी करते थे। इसलिए उन्होंने शिक्षा के बारे में बात करते हुए उत्पादकता बढ़ाने वाली शिक्षा पर जोर दिया है। वह शिक्षा जो देश के विकास में काम आ सके, और देश 4 पंक्तियां उनकी हैं जहां वो शिक्षा के बारे में कहते हैं कि बिगड़े हमारे अब सभी
स्वाधीन वे व्यवसाय हैं। भिक्षा तथा बस भृत्यता ही आज शेष उपाय हैं। पर हाय दुर्लभ हो रही प्राप्ति इनकी भी यहाँ, क्योंकि जब पढ़ने लिखने का उद्देश्य सिर्फ चाकरी रहेगी तो बेरोजगारी का वही दृश्य सामने होगा जिस दृश्य को आज हम देख पा रहे हैं। और इसलिए वो कहते हैं यह कौन जाने इस पतन का अंत अब होगा कहाँ। शिक्षा के विषय में इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण चिंतनों से युक्त यह कृति आज के युग में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उपभोक्तावादी समाज में जहां मनुष्यता को बचाने की आवश्यकता सबसे बड़ी आवश्यकता के रूप में सामने आकर खड़ी है, जहां मनुष्य से मशीन होते जा रहे व्यक्ति को, मनुष्य से पत्थर हो जा रहे व्यक्ति को, मनुष्य से स्वार्थी कीड़े के रूप में बदलते जा रहे व्यक्ति को फिर से निकाल करके मनुष्यता की ओर ले आना आवश्यक है साहित्यकारों के लिए। ऐसे समय पे भारती जिन आध्यात्मिक मूल्यों पर खड़ी होती है, जिन आध्यात्मिक मूल्यों के गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करती है, क्योंकि गंतव्य तो मनुष्यता का ही गंतव्य है और मनुष्यता का पथ इन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों से होकर जाता है जिन्हें हम सत्य और शील, न्याय और सदाचरण के रूप में जान सकते हैं। इसलिए आज के युग में जब हमारा देश फिर से एक बार सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भूमिका में आ रहा है, ऐसे समय में आवश्यकता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को भौतिकतावादी चिंतन की गिरफ्त से, उसकी सीमाओं से बाहर निकालकर उसे वास्तविक तार्किक आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित कर सकें, क्योंकि यह दिशा ही सही मनुष्यता की ओर बढ़ने की दिशा है। यह दिशा ही मनुष्य को उसके गंतव्य तक पहुंचा सकती है। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार मैम।